अच्छी इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है यूपीएससी प्रिपरेशन में, सिलेक्शन में? क्या अच्छी इंग्लिश का मतलब ये है कि शेक्सपियर की तरह मुझे फ्लारी लैंग्वेज आती हो? मतलब उतनी कुछ आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होना है आपकी। क्या बच्चे हिस्ट्री से इसलिए डरते हैं क्योंकि सच में हिस्ट्री बोरिंग है, या अच्छे से पढ़ाई नहीं जाती स्कूल कॉलेज में? हिस्ट्री के अंदर जो एंशिएंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर है उसके अंदर टर्म्स का बड़ा खौफ है। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप कैसे इंश्योर करते हो कि एक बच्चा जिसका बैकग्राउंड नहीं है या जो ऑलरेडी स्कूल से डर के आ रहा है, कॉलेज से डर के आ रहा है कि हिस्ट्री नहीं पढ़नी, बड़ी बोरिंग है, कि आप उसको यूपीएससी वाली हिस्ट्री में इंटरेस्ट दिला सको? किसी भी एवरेज बच्चे के दिमाग में क्या क्वेश्चंस आएंगे, और मैं कभी भी किसी क्वेश्चन को मतलब बेवकूफ क्वेश्चन नहीं समझता। मतलब नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। अगर हम किसी भी बच्चे के सबसे स्टूपिड डाउट्स भी अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हम उस सब्जेक्ट फादर मदर भी तैयारी कर रहे होते हैं साथ में, पेरेंटल सपोर्ट, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। तो आपकी तैयारी के टाइम पेरेंट्स का सपोर्ट था? मैं बहुत लकी था मैम कि दे गिव मी लाइसेंस टू फेल। आज मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ जो शायद ही आपने कभी देखा होगा। आज मैं एक बहुत फेमस एजुकेटर का क्लासरूम क्रैश करने वाली हूँ। चलना है आपको मेरे साथ? आइए। आज मैं आई हूँ हिमांशु खत्री सर की क्लास में, आप सबके फेवरेट टीचर। लेकिन मैं आज सर की क्लास में सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाली हूँ, मैं आज उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जो हर एस्पिरेंट, हर उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है जिसने कभी भी सिविल सर्विसेज तैयारी के बारे में सोचा है। आइए चलते हैं सर के क्लास में। सर को पढ़ाते हुए तो आप सबने देखा है। आज मैंने सर से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की। मैंने सर को बोला मैं सर के क्लासरूम में बैठूंगी और मैं बात करूंगी उन क्वेश्चंस पर जो सारे स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। वो लोग जो हिमांशु खत्री सर को नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, हिमांशु खत्री सर एक एक्स IRS ऑफिसर हैं, IRS कस्टम्स एंड GST 2014 बैच। पिछले 10 सालों से सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। और सबसे बड़ी बात, सर वन ऑफ द कूलेस्ट टीचर्स हैं यूपीएससी स्पेस में। मैं इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करना चाहती हूँ एक झूठ के साथ। झूठ जो आप सारे एस्पिरेंट्स अपने आप को बोलते हैं। सर पता है क्या झूठ है वो? बताइए। ये झूठ कि सिलेक्शन 2-3 साल में हो जाता है। एक एवरेज एस्पिरेंट 2500 से 3000 दिन लगाता है इस तैयारी में, और उसके बाद भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो जब हम तैयारी शुरू करते हैं हमें लगता है एक अटेम्प्ट देकर देखते हैं क्या होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कब 6 अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इस झूठ के साथ अगर आप भी अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए है। एंड तक जरूर देखिए, आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सब पर आज हम बात करने वाले हैं हिमांशु सर के क्लासरूम में। और ये कॉन्वर्सेशन बहुत चिल कॉन्वर्सेशन होने वाली है क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन 2 एजुकेटर्स की कॉन्वर्सेशन है आप एस्पिरेंट्स के बारे में। सर, हु आर यू बियॉन्ड योर रोल? हिमांशु सर कौन है? अगर हिमांशु सर सिर्फ एक्स IRS नहीं है, हिमांशु सर 10 साल से हिस्ट्री पढ़ाने वाले यूपीएससी स्पेस के टॉप एजुकेटर नहीं है, तो हिमांशु सर कौन है? मैम एक तो बाथरूम सिंगर हूँ, स्टूडेंट हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ, और कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट लाइफ में रहना साइकोलॉजिकली वो चैलेंजेस वो एक पैशन सा बन गया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नया चैलेंज मिलता है या कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे भी नहीं पता था कि कब वो एक चीज़ किक गिविंग बन जाएगी, बट किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सॉल्व करना लग के एक स्टूडेंट वाली जो एक वो जर्नी होती है ना, तो वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। कीप ऑन इनोवेटिंग। इनफैक्ट एक मेरा जो प्रेजेंट ग्रीवेंस जो चल रहा है लाइफ में वो यही है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टाइट शेड्यूल की वजह से मैं टेक से उतना अप टू डेट नहीं रह पाया 100%। तो एक टाइम था जब मैं मतलब थोड़ा बहुत ट्राई कर लेता था, मतलब ऐसा प्रॉपर हैकिंग नहीं, बट फिर भी हल्का बहुत मतलब अप टू डेट रहता था कि व्हाट इज द लेटेस्ट टेक। तो वो था। अब जैसे मतलब एक मेरे वो चैलेंज बना हुआ तो करना स्टूडेंट हुआ। बट आई एम मोर कीन अबाउट नोइंग कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो। आई टेल यू व्हाई। आप बहुत लोगों की इंस्पिरेशन हो। जिस एग्जाम के लिए 10 लाख लोग हर साल फॉर्म भरते हैं, एस्पायर तो बहुत ज्यादा करते हैं उससे, पर इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि फॉर्म भरें, और फिर उसमें से 5-5.5 लाख लोग जाकर पेपर लिखते हैं जो कि एक दिन में 95% लोगों को एलिमिनेट कर देता है। दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो एक दिन में 95% लोगों को फेलियर दे दे जो यूपीएससी प्रीलिम्स करता है। आपने वो क्वालिफाई किया, आपने मींस क्वालिफाई किया, आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, आपने सर्विस ज्वाइन की, और फिर आपने सर्विस छोड़ दी अपने पैशन को परस्यू करने के लिए। तो आप किस तरह के स्टूडेंट हो, मुझे आपसे ये जानना है।
क्या आप एवरेज स्टूडेंट हो, क्या आप नॉटी स्टूडेंट हो, क्या आप नर्डी वाले स्टूडेंट हो, सिंसियर स्टूडेंट हो, कैसे स्टूडेंट हो आप? मैम मेरे दो रूप हैं। तो एक रूप तो ऐसा है कि जब मैं बहुत मतलब नॉटी कह लो या फिर जैसे वो बैक बेंचर्स टाइप से होते हैं, ठीक है, उस टाइप से। पर पता नहीं, जब कोई मिशन आता है सामने तो मैं एकदम से डेड सीरियस हो जाता हूँ। मतलब मे बी पीपल विल नॉट बी एबल टू रिकग्नाइज कि ये एग्जैक्टली वही है, ठीक है, जो भी 10 मिनट पहले मतलब इतनी चिरकुटपंती कर रहा था। तो एक ये है, मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और कोशिश मैं ये करता हूँ कि मुझे एक चीज़ हर पहलू से समझ में आ जाए। तो मैं पीएचडी स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है। मैं डीप पीएचडी करने से पहले डेफिनेटली एक हॉरिजॉन्टल पीएचडी करता हूँ। तो मेरा पढ़ने का तरीका ये है कि अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में, एक्चुअली मेरा वो, जब मैं कॉलेज में था तो हम लोग नाइट आउट मारते थे, क्योंकि बाकी टाइम तो पढ़ते नहीं थे। तो नाइट आउट जैसे हमारा, तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड होता था, तो वो कहते हैं एग्जाम से जस्ट पहले मुझे साइक आउट करने के लिए बोलता था कि अच्छा खत्री, कल सारा पढ़ा। मैंने कहा हाँ यार पढ़ा। कह रहा है इस टॉपिक के बारे में कोई भी 5 चीज़ें बता दे। मुझे कहते हैं वो 5 चीज़ें नहीं पता होती थी। तो खैर, तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं स्टिक करी, ठीक है, कि हमें पे ले लिया। ईगो नहीं, मतलब वो उससे मैंने एक लर्न किया कि आप कहने को तो सारे टाइम पढ़े हो, आपने पूरी एक मेहनत करी, बट उसका रिजल्ट या आउटपुट कुछ नहीं है। अगर आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे या बता नहीं पा रहे, समराइज पढ़ने का फायदा तो मैं उसको ये कहता हूँ कि मुझे ना अभिमन्यु नहीं बनना, मुझे सक्सेसफुल अभिमन्यु बनना। जैसे सर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि मैं 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन याद ही नहीं है कुछ, एनसीईआरटी पढ़ ली है पर सवाल एक पूछ लो तो आता ही नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हम सब लोग अभिमन्यु बनते हैं, बट मुझे जिंदा रहना है, मुझे सब उस चक्रव्यूह से बाहर भी निकलना है। तो एक बार हम इन डेप्थ चले जाएं तो उस अपने आप से कहते हैं, मतलब हम कोई 10-15 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछें उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और तब कहते हैं अपनी लर्निंग्स को असेस करें कि एक्चुअली में हमने कितना लर्न किया। तो आप इसके लिए कुछ डिफरेंटली पढ़ते थे कि जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप वो 10-15 क्वेश्चन से उस टॉपिक को तैयार कर लीजिए? एक्चुअली मैं बहुत फ्रस्ट हो गया, ठीक है, मतलब यही, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मेरे ये आईआईटी दिल्ली का स्लैंग है ना, फ्रस्ट। मैं सही बता रहा हूँ, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ और हिस्ट्री सब्जेक्ट था, जी। लिटरली शायद से अभी भी मेरे पास नोट्स पड़े हैं, किसी दिन मैं बच्चों को दिखाऊंगा। मतलब मैंने A4 के ऊपर हेडिंग लिखी, क्या और क्यों, ठीक है, क्या क्यों पेज नंबर 1, क्या क्यों पेज नंबर 2, क्या क्यों, मतलब मैं इतना फर्स्ट हो गया। मैं यार इतना कुछ मैं पढ़े जा रहा हूँ, वो हिस्ट्री किताब 3 या 4 बार पढ़ लिया, मुझे यही नहीं पता कि यार हुआ क्या था और क्यों हुआ था, है ना। वो मेज में हूं मैं, मुझे मेज से बाहर निकलना है। तो वहां पे मेरे को ये रियलाइज हुआ कि एज अ स्टूडेंट हमको अभिमन्यु तो हम सब लोग बनते हैं क्योंकि हम मेहनत करते हैं, वो डेप्थ में चले जाते हैं, बट उससे बाहर जरूर निकलना है। और वो बाहर निकलने के लिए कुछ बेसिक FAQs पूछने होते हैं। और बताऊं सही में, एक मेजर किक आई थी, इस चीज को कोई विश्वास नहीं करेगा, बट दी हिंदू का जो FAQ आता है वो बाद में आया था। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड बाद में लॉन्च हुआ था। और मतलब मुझे पर्सनली ऐसा अच्छा लगता है कि अपनी ही दुनिया में मैंने FAQ अप्रोच स्टार्ट की थी। जब 2013 में पहली बार बच्चों को पढ़ाया भी था, तब भी न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, तो उसमें मैंने बोलता मैं दिस इज FAQ अप्रोच, कि किसी भी टॉपिक के बारे में 5 से 10 नॉर्मल क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछो, ब्लैंक A4 पेपर के ऊपर लिखो, और जो भी पढ़ा है उसको उन 10 क्वेश्चंस के अंदर आप रीऑर्गेनाइज करो। 5-6 क्वेश्चंस में हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर और क्या क्या हो सकता है? जो भी हमारे मम्मी पापा हमसे पूछ सकते हैं कि बेटा तू बड़ी UPSC की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा साथ में तैयारी कर रहे होते हैं, बताते नहीं है, ठीक है। तो वो भी रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी सोच रहे होते हैं अच्छा आज इसने पढ़ा होगा, अच्छा ये करा होगा, तो कभी कभी वो हमारा टेस्ट ले सकते हैं, है ना। तो जो भी वो पूछे कि यार ये बताइए रशिया यूक्रेन वॉर चल क्यों रही है, इंडिया को क्या फायदा हो, कब शुरू हुई, या फिर इंडिया को क्या फायदा हो रहा है, ये रुक क्यों नहीं जाते, यूनाइटेड नेशन है सुना है पीस कीपिंग के लिए, क्यों नहीं कर पा रही, तो ये कुछ उखाड़ क्यों नहीं पा रहा। सही बात। मतलब पापा मेरे ऐसे उखाड़ के पा रहे बोलेंगे, बट फिर भी मतलब कि क्या है, मतलब तो बेसिकली UPSC वही सारी चीजें, बहुत अमेजिंग बात है, अच्छी इंग्लिश में, ठीक है, शायद से कभी कभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश में, बट UPSC वही सारी चीजें पूछता है, जो कि ये बहुत ही सिंपल से जो FAQs होते हैं ना, तो वो हमें जब भी हम कुछ पढ़ें तो वो होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल जैसे दूं कि इतने सारे इसरो सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, हम में से कितने लोग पूछते हैं कि यार हम कर क्यों रहे हैं। सही बात। अभी भी वेदर के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, भूखे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, और लोगों को लगता है सैटेलाइट से हमें क्या फर्क पड़ता है, सैटेलाइट से क्या फर्क पड़ता है, या फिर क्या कहते हैं, हम नोट्स ऐसे बनाते हैं रोट लर्निंग वाले, जिसके अंदर हम टेक्निकल डिटेल्स लिख लेते हैं। अबाउट दिस, आपने कहा कि अच्छी इंग्लिश में,
अच्छी इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है यूपीएससी प्रिपरेशन में, सिलेक्शन में? क्या अच्छी इंग्लिश का मतलब ये है कि शेक्सपियर की तरह मुझे फ्लारी लैंग्वेज आती हो? जो मेरी समझ है या जितना मैं स्टूडेंट्स को समझाती हूँ, मुझे लगता है आपकी वोकैबुलरी जो भी उस सब्जेक्ट या डिसिप्लिन से रिलेटेड है, जिसको कीवर्ड्स बोला जाता है नॉर्मल पैरलेंस में, अगर आप वो बिल्ड कर लेते हैं तो अच्छी इंग्लिश की उतनी नीड नहीं है। देखो, अच्छी इंग्लिश एक दिन में तो सीखी नहीं जाती। नहीं, मुझे भी उतनी अच्छी आती जितनी आप उससे ज्यादा अच्छी मुझे भी नहीं आती। तो जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है वो ये कर सकते हैं ना कि वो कीवर्ड्स बिल्ड कर लें। कीवर्ड्स बिल्ड कर लें। एक्चुअली 1844 में ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था फॉर गवर्नमेंट जॉब। जी, कहीं ना कहीं आज तक कंपलसरी सी है। सही बात है। तो वो मतलब उतनी कुछ आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होना है। आपने जो बात की बिल्कुल 100% ठीक बात कही है। हर सब्जेक्ट की अपनी एक डिक्शनरी होती है, उसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजीज होती हैं। उतना भर अगर हम कर लें तो वो चीज़ ठीक रहती है। पर सर, हिस्ट्री में आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री में तो मैटर ही नहीं करता है। हिस्ट्री में इतने सारे नाम हैं, टाइमलाइंस इतनी सारी हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कब क्या हुआ, कहाँ कैसे हुआ है। लोग बोलते हैं स्टोरी की तरह पढ़ो। स्टोरी की तरह आप पढ़ लोगे, लेकिन फिर रिकॉल करने की एबिलिटी, और स्टोरी वाला शायद मेंस में वर्क कर जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में तो बिल्कुल वर्क नहीं करता, स्पेसिफिक होना पड़ता है। तो ये हिस्ट्री को लेकर जो बच्चों का रिलेशनशिप रहता है, मतलब कभी दोस्ती कभी दुश्मनी वाला, इसके बारे में आपको क्या लगता है? मैम, मुझे ये लगता है जिस भी चीज़ को हम इमेजिन कर सकते हैं उस चीज़ को हम समझ सकते हैं, और जिस चीज़ को हम समझ सकते हैं उसको हम डेफिनेटली मेमोराइज कर सकते हैं। अदरवाइज तो यूपीएससी में एक सब्जेक्ट अगर मैं हिस्ट्री लूँ तो ये तो एक क्वेश्चन है, हर रोज एक दिन हिस्ट्री में ऐड हो जाता है ना। तो हम समझ तो सकते हैं समुद्र को, पर उसको घोट नहीं सकते। तो स्टोरी भी अगर पढ़ें या फिर किसी और तरीके से पढ़ें, फोकस इस पे रखना है कि एक हम उसके साथ एम्पैथी डेवलप कर सकें, और उसके लिए कई बार बहुत छोटे छोटे वाइज, ठीक है, तो जेन्युइन क्यूरियोसिटी इज इम्पोर्टेंट। थोड़ी बहुत छोटे छोटे, मतलब कि कुछ भी चीज़ की, मतलब जैसे डांसिंग गर्ल है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, या तो मतलब वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, तो मतलब क्या मैं उसको इमेजिन कर पा रहा हूँ क्या कि मतलब क्या है, मतलब क्या बच्चे हिस्ट्री से इसलिए डरते हैं क्योंकि सच में हिस्ट्री बोरिंग है, या अच्छे से पढ़ाई नहीं जाती स्कूल कॉलेज में? मैम एक्चुअली दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हिस्ट्री के अंदर जो एंशंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर है उसके अंदर टर्म्स का बड़ा खौफ है। ठीक है, ऐसा लगता है कि आप कुछ पढ़ रहे हो, वो लिखा तो है, बट वो लैंग्वेज क्योंकि उस टाइम की है, उस टाइम के वर्ड्स हैं जो कि हम आज के समय पे नहीं यूज करते। ये पहली दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है मैप्स की, कि जो प्रोविंसेस या जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रूप बहुत बदल गया है आज के टाइम पे। जैसा हमारा स्टेट है वैसा नहीं है, तो बच्चों को ये इमेजिन नहीं हो पाता कि अच्छा ये जगह है तो ये कहाँ है, अवंती है तो मतलब कहाँ पे अवंती है ना, वो उनकी माइंड में नहीं आ पाता है। तो ये दो एक मेजर हर्डल्स रहते हैं जो कि उस इमेजिनेशन में बीच में आते हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं शायद से स्कूलिंग सिस्टम में टाइम बहुत कम होता है टीचर्स के पास, या फिर जो भी रीज़न है, तो वहाँ से एक रोट लर्निंग की कहानी शुरू हो जाती है, जो कि फिर हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में वो बहुत डीपली इनग्रेन हो जाती है। तो इसकी वजह से फिर हिस्ट्री की एक परसेप्शन ऐसे बन ही जाती है कि इट इज़ अबाउट डेट्स और इट इज़ अबाउट। तो सर, जब आप हिस्ट्री पढ़ाते हो तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि एक बच्चा जिसका बैकग्राउंड नहीं है, या जो ऑलरेडी स्कूल से डर के आ रहा है, कॉलेज से डर के आ रहा है कि हिस्ट्री नहीं पढ़नी, बड़ी बोरिंग है, कि आप उसको यूपीएससी वाली हिस्ट्री में इंटरेस्ट दिला सको, या उसे इंटरेस्ट आ जाए कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है और वो प्राइड भी ले उसमें? मैं स्टेइंग ग्राउंडेड मैम, क्योंकि एक टाइम पे हमें भी तो डर लगता था हिस्ट्री से, तो मैं उस एम्पैथी डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि एक टीचर जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं उन्हें भी डर लगता था एक टाइम पे हिस्ट्री से? इसका मतलब डर के आगे जीत है, कोई भी डर को ओवरकम कर सकता है। बिल्कुल। तो किसी भी एवरेज बच्चे के दिमाग में क्या क्वेश्चंस आएंगे, और मैं कभी भी किसी क्वेश्चन को मतलब बेवकूफ क्वेश्चन नहीं समझता, मतलब नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। और अगर कोई टीचर कहता है कि दिस क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन, तो मतलब ठीक है, आई हैव माय पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। तो अगर हम किसी भी बच्चे के सबसे स्टूपिड डाउट्स भी अगर सॉल्व कर रहे हैं तो हम उस सब्जेक्ट को समझा सकते हैं, ये मतलब मेरा बिलीफ है। तो मैं बेसिकली वो सारे क्वेश्चन सोचने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं अभी सामने बैठा होता और ये पढ़ रहा होता, और मैं अभी उस लेवल पे होता जहाँ पे ये बच्चे हैं या फिर उनसे भी वीक होता, तो मेरे माइंड में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैं अपने नोट्स प्रिपेयर करता हूँ या अपना लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे लेक्चर में वो सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एड्रेस हो रहे हो।
तो जिससे क्या कहते हैं बच्चा काफी कनेक्ट करता है, मतलब अभी तक का तो एक्सपीरियंस यही है कि मतलब वो काफी कनेक्ट करता है उस चीज को। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि फादर मदर भी तैयारी कर रहे होते हैं साथ में, पेरेंटल सपोर्ट, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, तो आपकी तैयारी के टाइम पेरेंट्स का सपोर्ट था? मैं बहुत लकी था मैम कि दे गेव मी लाइसेंस टू फेल। विच इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। चाइना में एक एग्जाम होता है, गुआकाओ बोलते हैं उसको, जो चाइना का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। उसमें और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एक ही डिफरेंस है, वहां पर फेल होना नॉर्मल है। मतलब जैसे अगर एक जॉब नहीं मिली तो आदमी सोचता है ना दूसरी कर लेंगे, तो वहां पर ऐसा है। यहाँ पर अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको लगता है कोई सपना टूट गया। या इस सेंस में बात करें सर कि बहुत सारे बच्चे जो या तो फर्स्ट टाइम ग्रेजुएट होते हैं या फर्स्ट जनरेशन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स होते हैं, उन्हें लगता है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम हमारी फैमिली के लिए एक रिडेम्पशन का काम करेगा। अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो मैं हीरो बन जाऊंगा, वो चाचा वो फूफा उन सबको दिखा दूंगा, मेरी मम्मी की स्टेटस अपलिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड मोबिलिटी हो जाएगी परिवार की। लेकिन जब चाइना में हम बात करते हैं तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम बट इट इज़ कंसिडर्ड येट अनदर एग्जाम। और फैमिली की भी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि कोई बात नहीं, फेल कर जाएगा। यहाँ की तरह नहीं कि अगर तुम फेल कर गए तो क्या होगा, अगर तुम 5 साल बाद फेल कर रहे हो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, या घर की ज़मीन गिरवी रखी है, या लोग बातें कर रहे हैं कि तुम्हें 5 साल लग गए अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम तो आईआईटीएन थे, तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, स्कूल के टॉपर थे। तो जो फैमिली एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं या जिनके पेरेंट्स ने उन पर इम्पोज कर दिया है कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, वो स्टूडेंट्स कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको? टफ है मैम, क्योंकि साइकोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं तो हमारी लाइफ में चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, अगर हमारे पेरेंट्स अगर वो हमारे साथ में खड़े हैं तो हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, क्योंकि क्या हम एक्चुअली उनकी आंखों में ही मतलब अच्छा साबित होना चाहते हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स की आंखों में अगर हम अच्छे बेटे अच्छी बेटी हैं, सक्सेसफुल अकम्प्लिश्ड, हाँ दुनिया का पैमाना नहीं पर उनके पैमाने पे बिल्कुल। तो है, तो वो एक चीज़ मतलब एक काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट एक वो चीज़ रहती है। तो और अगर वही पेरेंट्स प्रेशर देने लग जाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पेरेंट्स ना चाहते हुए, मतलब चाहते तो हैं वो कि वो उनके हिसाब से वो बच्चे को सपोर्ट ही कर रहे होते हैं, उनके हिसाब से वो बच्चे को मोटिवेट कर रहे होते हैं एक नेगेटिव तो वे अच्छा में, सोच रहे हो तुम। अच्छे ही सोच रहे होते हैं, उनकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होती है, परंतु जो एक पेरेंट्स का जो धर्म है वो एक्चुअली में निभा नहीं रहे होते हैं। तो निभाना चाहिए। और अगर वैसा नहीं है कि पेरेंट्स एक्चुअली वो विश्वास नहीं होता, तो कहीं ना कहीं उसमें एस्पिरेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जैक्टली कि आपने वो ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं किया कि आपके तो पेरेंट्स जब आप आपको दिल्ली ट्रस्ट। आए हो तो अब आपके पेरेंट्स को नहीं पता ना कि तुम वहां पे बिगड़ गए हो या फिर तुम मेहनत। हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब मैं कॉलेज में नई आई तो एक इन टाइम होता था पीजी में ना, लड़कियों के पीजी में एक इन टाइम होता है कि आपको 8 बजे तक वापस आना है। अब मेरे साथ क्या है, मैं डिबेट करने जाती थी तो बहुत दूर दूर जाती थी, कभी कभी लेट हो जाता था, तो मेरी मदर कॉल करके बोल देती थी कि मेरी बेटी लेट आएगी। तो एक दिन मेरी वार्डन ने मुझे बुलाया, वो थोड़ी बूढ़ी थी, 60-65 साल की होंगी। उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी साइड ले लेती है, तुम लेट आती हो तो मतलब यहाँ बाकियों के पेरेंट्स तो चेक कर रहे हैं और डांट रहे हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि मेरी मम्मी को ये विश्वास है कि मैं जो भी चॉइसेस मेक करूंगी वो सही करूंगी, तो बिकॉज दे ट्रस्ट मी, इसलिए वो मेरे को डाउट नहीं करते और मेरे को सपोर्ट करते हैं। और एक दूसरी चीज भी होती है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। कुछ नहीं जाता पेरेंट्स, एक्चुअली क्या होता है कि हम जब टीनेजर्स में आ जाते हैं तो उसके बाद हमारा पेरेंट्स से ज्यादा बात करने का मन नहीं करता है, ठीक है ना, तो मतलब वो सिंक नहीं बैठा होता, दो डिफरेंट जनरेशन वगैरह वाली चीज हो जाती है। कुछ नहीं, एट द एंड ऑफ द डे या दिन में एक बार एक वॉइस नोट ही बना के या एक टाइप करके बोल दो, छोटी सी चीज है, 3 घंटे पढ़े हो, ठीक है, एक मैसेज कर दो कि मम्मी पिछले 3 घंटे से पढ़ रहा था, अभी यार थोड़ा सा ब्रेक लेने जा रहा हूँ। मतलब ऐसे ही रैंडमली, आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेट करोगे तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। कम्युनिकेट करो कि जैसे उठे आप सही में रात को लेट पढ़ रहे थे और जिसकी वजह से आप सुबह लेट उठे, ठीक है ना, तो एक सोने से पहले मैसेज कर दो कि मम्मी अभी लेट हो गया पढ़ते पढ़ते, ठीक है, अभी 2 बजे हुए, ठीक है ना, मैं ना सुबह शायद थोड़ा सा लेट उठूंगा, या फिर आप जो भी मुझे इतने बजे उठा देना, या फिर कुछ भी ऐसा जिससे उनको आभास हो कि यार मेरा बच्चा ना मेहनत कर। फिर वो आपको बोलेंगे अरे इतनी मत कर मेहनत, अरे थोड़ा सा तो रेस्ट मिले, है ना। पर जब उनको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो उनको फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनको फिर ट्रस्ट भी आए, तो ऐसे नहीं होता कि आप उन्होंने 2 दिन बाद आपको सीधा फेसबुक पे देखा, आप कुछ कहीं घूमते हुए, हाँ मतलब उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और कुछ, और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ब्लाइंडली बस ये विश्वास करेंगे कि आपके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस कुछ भी नहीं आ रहे हैं जो आपके सामने नहीं है, कि रिग्रेसिव हो जाते हैं। रिग्रेसिव नहीं है, वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपकी चिंता करते हैं कि शादी कर लो, क्यों पढ़ना है और क्यों तैयारी करनी है, वो वाला भी तो अपने इमोशन शेयर करो उनके साथ,
थोड़ा सा अपनी खास करके मदर के साथ शेयर कर सकते हो, ये मेरे सपने हैं। किसी भी माता पिता को ये पता चलेगा कि ये मेरी बेटी के सपने हैं। खास करके आप कहते हो पैट्रियार्कल सोसाइटी, सबसे आगे बाप खड़ा होगा कि मेरी बेटी के सपने हैं, ठीक है, 90% ऑफ द केसेस, प्रोवाइडेड उसको बेटी में ट्रस्ट होगा। हाँ, पर वो एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना, तो वो चीज किसी तरीके से हो सके कि कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा कम हो। बट इसका ना सर एक और पहलू भी है। एक कैंडिडेट आया मेरे पास, उनका 11th अटेम्प्ट था। अब इंटरव्यू के बीच में ही वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए। मैंने कुछ ऐसे ही सवाल पूछा पेरेंट्स के सपोर्ट का कि 11 अटेम्प्ट दिए, पेरेंट्स सपोर्ट अब तक कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि मैं अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया हूँ और पेरेंट्स से ही पैसे लेता हूँ, खर्चा लेता हूँ। ऐसी एक और कैंडिडेट थी जिनका टॉप 5 में रैंक आया, सिलेक्ट हो गई है। उनके साथ भी मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, उन्हें भी सेम गिल्ट था। तो आजकल बच्चों को गिल्ट बहुत है कि हम जब 5-6 साल तैयारी करते हैं, घर से पैसे लेते हैं, खुद कमा नहीं रहे हैं, वो वाली एज है जिसमें मम्मी को गिफ्ट करते या छोटे भाई बहन को कुछ देते या खुद कमाते, पेरेंट्स का लाइफस्टाइल अपग्रेड करते। पर हम तो तैयारी कर रहे हैं और उनसे ही पैसे ले रहे हैं और वो पाई में से शेयर कम कर रहे हैं। तो इस गिल्ट से बच्चे कैसे डील कर सकते हैं? नहीं, गिल्ट होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। पर इसमें सर मेरी एक थ्योरी है, आप बताना। पहले मेरी थ्योरी तो पूरी होने दो। हाँ, करो। गिल्ट आ रही है, इमोशन आ रहा है, तो और मेहनत करो। इनपुट आ गया, अब जो इसका आउटपुट है वो पॉजिटिव करो, 4 बजे उठो। इतनी गिल्ट हो रही है तो 4 बजे उठ जाओ अगले दिन, और ज्यादा गिल्ट हो रही है 5 किलोमीटर भागाओ, ठीक है। अच्छा कर, मतलब बेसिकली उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, है ना, ताकि आपको जब वो आप पढ़ लो, जब आप 4 बजे उठ के फिर अगले दिन सवेरे पढ़ लिए 5 घंटे, तब जो आपकी थकान महसूस होगी ना आपको, वो 4 घंटे 5 घंटे बाद पढ़ने के, वही आपको उस गिल्ट से निजात दिला पाएगी। वो फीलिंग ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड, लाइक, एंड देन यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर एंड यू विल से ठीक है गिल्ट हो रही थी बट देख मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। तो उसका एक्चुअली कोई भी मोटिवेशनल टॉक ना उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर सकती उस गिल्ट को आपकी एग्जॉशन ही जो है कॉम्पेंसेट कर सकती। बट ये सब करने के बाद भी अगर आप मल्टीपल टाइम्स फेल कर रहे हो तो ये जो गिल्ट है आपकी और स्ट्रेंथन होती रहती है कि 5-6 साल हो गए, आप तो पूरी मेहनत कर रहे हो, इंटरव्यू की स्टेज पर अटक जाते हो या मेंस में कभी किसी सब्जेक्ट में नंबर रह जाते हैं, कभी किसी सब्जेक्ट में रह जाते हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी तो डेफिनेटली है ही इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में। तो उसके बाद क्या लगता है बच्चे को कि इतने साल हो गए अब और लूं। मैं जो पर्सनली सोचती हूँ कि माँ बाप का जो एहसान है वो हम कभी नहीं चुका सकते। आप कितना ही रिटर्न कर दो, मान लो 1000 किलो एहसान है हमारे माँ बाप का। अब आपको लग रहा है कि मैं और ले लूं क्या, 1050 किलो कर लूं, क्योंकि यूपीएससी तैयारी के लिए 50 किलो और ले रहा हूं मैं उनसे, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वट एवर सपोर्ट। ये 50 किलो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और जो 1000 किलो वो तो आप एनीवे इवेंचुअली भी रिटर्न तो कर नहीं सकते, मतलब यू कैन ओनली बी ग्रेटफुल टू देम। तो ये 50 किलो सपोर्ट लेने में क्यों हेजिटेशन? मतलब आप सोचते हो मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ और फिर तैयारी कर लूंगा, या आप कुछ और करने लग जाते हो ओनली टू गेट सम अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि आपको लग रहा है कि घर से मांगने नहीं है और मेरे को सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो मुझे लगता है वो शॉर्ट साइटेडनेस है। और आप अगर फार साइटेड होकर सोचो कि आप अपने पेरेंट्स को बहुत अलग सेंसेस में रीपे कर सकते हो बजाय कि इमीडिएट और इंस्टेंट वो करनी। बस इतनी गिल्ट होनी चाहिए, आई एम एग्री विद यू कि यू हैव अ सेंस ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, ठीक है ना, और इतनी गिल्ट होनी चाहिए कि इट इज मेकिंग यू वर्क इवन मोर पॉजिटिवली टुवर्ड्स योर गोल। उतनी होनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होगी तो फिर हो सकता है कि आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाओ। क्योंकि मैं भी एक 11th अटेम्प्टर को जानता था और उसकी बहन IPS थी और वो बस वॉलंटरी संदीप भैया था, मतलब वो सीरियस ही नहीं था एक्चुअली। तो उसको गिल्ट बिल्कुल भी नहीं थी। तो एक मध्य मार्ग मतलब होना चाहिए। इसमें एक मेरा छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मेरा 3rd अटेम्प्ट था तो लिटरली बहुत टेंशन होती थी, पेरेंट्स भी साथ होते थे, सब कुछ चीज़ थी, बट जैसा आपने बताया सेम फीलिंग्स होती थी मेरी कि यार, और मतलब फिर मैं अपने पीयर्स को भी देखता था कि यार मैं क्या करूँगा यार लाइफ में अगर मैं इस वाले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो। ठीक है, थैंक गॉड हो गया, बट इस एग्जामिनेशन की साइकिल ऐसी होती है कि 6 साल कब निकलते नहीं पता चलता। इसलिए कहते हैं मैं पहली क्लास लेता हूँ ना तो मैं बच्चों से लिटरली रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं उनको ये भी बताता हूँ कि जो मैं तुमको ये प्लान बी होना चाहिए इसके लिए मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम में विश्वास नहीं कर रहा। पर अगर आपको प्लान भी नहीं, अगर आपके पास प्लान बी है ना तो आपके यूपीएससी के एग्जाम में हाथ कम कांपेंगे, एंजाइटी कम होगी, आपको पता है मेरे पास बैक। हाँ, नहीं तो क्या होगा, 4 क्वेश्चन मेरे गलत हुए फिर मैं
एग्जाम में नहीं हूँ, फिर मैं अपनी दुनिया में चला गया। और इस प्रोसेस में कोई इंस्टेंट फीडबैक भी नहीं है ना, कोई मतलब आपको इमीडिएटली नहीं बता रहा, हर एक हफ्ते पे कोई नहीं बता रहा कि क्या सही क्या गलत। मैं सच बताऊं, मैं इतना खुश हुआ जब मैं देखा कि सारथी आईएएस ने आरबीआई ग्रेड बी का प्लान लॉन्च किया है, वो कुछ कोर्स वगैरह आया है। मैं क्या, हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें होती नहीं थी, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि आरबीआई ग्रेड बी का कुछ होता है। हमने भी एक टाइम पर किया था, हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे जिसमें हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते थे कि वो ट्रांजिशन कर सकें सिविल सर्विसेज की तैयारी के बाद कॉर्पोरेट से। मैं यही बोलता हूँ, अपना पहला अटेम्प्ट डिले करो, हम्म। ठीक है, पहला अटेम्प्ट मत दो, अपना रियल फर्स्ट अटेम्प्ट दो। और जो एक अटेम्प्ट पहला अपना डिले कर रहे हो ना, उसमें जो अनकॉमन पार्ट है आपके प्लान बी का, वो कर लो, ताकि चाहे वो मास्टर्स हो हाँ, और क्या क्या जो ऑप्शंस हैं। मैम आरबीआई ग्रेड बी है, उसके अलावा एसएससी है, उसके अलावा स्टेट पीसीएस है, ईपीएफओ का एग्जाम है, ठीक है, उसके अलावा जो लोग मैथ्स पर बच्चे एग्जाम की हैं, अपनी अलग तैयारी नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल के हिसाब से देखे कि कौन से मेरे, एक तो यूपीएससी है और दो मेरे और कौन से हैं, उनको वो चूज कर ले। लेट्स जैसे से कॉलेज के बच्चे हैं, हाँ जी। एलिजिबिलिटी तो ग्रेजुएशन है, जी, क्या उनको मास्टर्स करना चाहिए तैयारी में आने से पहले, या उनको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेना चाहिए तैयारी में आने से पहले? वो भी तो एक तरह का बैकअप हुआ। मैम अगर आप, मतलब मेरा ये मानना है कि इस एग्जामिनेशन में कुछ, मतलब 1.5 साल की ऐसी प्रिपरेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए जब आप कहते हैं कुछ और नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप साथ में कुछ और कर रहे हैं तो फिर अकॉर्डिंगली फिर हमें थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस भी हल्की सी फिर मॉडरेट करनी चाहिए कि ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद से थोड़ी सी समस्या आए, या फिर मैं अभी से ही इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट ना करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट को थोड़ा सा टारगेट करूं। क्योंकि अगर कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है स्टूडेंट का, देखो बहुत चीज़ें मैटर करती है। अगर मेरा ऑप्शनल वो है जो मेरे कॉलेज में था, ठीक है, तो डायरेक्टली मेरा 1 साल बच गया, सही बात है। ठीक है। बट अगर मेरा ऑप्शनल ऐसा है जो मेरे कॉलेज में नहीं था, है ना, लोग वो पढ़ना नहीं चाहते अब जिनका नहीं- कॉलेज में कुछ और। तो अगर आप नया ऑप्शन ले रहे हो तो आप मान के चलो कि उसमें 8 महीना एडिशनल आपका हो गया आपके टाइम में, है ना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं कोई भी ऑप्शनल पिक करोगे मिनिमम 8 महीने आपको उसके साथ स्पेंड करने पड़ेंगे। भाई करने ही पड़ेंगे, 4 से 5 महीने में क्लासेस पूरी होंगी, 2-3 महीने की सेल्फ स्टडी तो मतलब। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, मैं कॉलेज के स्टूडेंट से रोज मिलती हूँ, रोज उनके सवाल जब होते हैं, मैम मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है पर मैं एंथ्रो लेना चाहता हूँ, या मेरा इकोनॉमिक्स मैं पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ पर मैं पीएसआईआर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पबैड और साइको था ऑप्शनल, मैं जिंदगी में पबैड और साइको नहीं पढ़ा था, साइको मतलब साइकोलॉजी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं बस एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूँ कि अपने आप को, जो एक गिल्ट का बहुत बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, जब हम अपने मन में असलियत में जानते हैं कि हमारा मेंस का सिलेबस, मेंस ओनली सब्जेक्ट्स का सिलेबस 10% भी नहीं हुआ है ना, अपने आप को हम बोलते हैं एक्सपीरियंस के लिए दे रहे हैं, पेरेंट्स भी बोल देते हैं बेटा एक्सपीरियंस के लिए दे ले या जो भी है, तो बट एक वो फेलियर का टैग तो आ जाता है ना। आप फिर अगले साल किसी कोई नया दोस्त बनाते हो, आपसे पूछता है कि अच्छा यार तो कैसा रहा तेरा यूपीएससी जर्नी अभी तक, तो इसको हमेशा एक एक्सप्लेनेशन मोड में आ जाना पड़ता है कि यार एक्चुअली ना ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, फिर ये बताएगा एक्चुअली ना फर्स्ट वाला तो ऐसे ही दे दिया था। अक्सर ऐसे इंटरव्यू में करते हैं। आप डिफेंस में चले जाते हो ना, क्यों जा रहे हो डिफेंस में? इट्स नॉट अबाउट कि बहुत अटेम्प्ट्स अवेलेबल हैं, अरे यार उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कॉलेज में तैयारी स्टार्ट कर दी थी? नहीं मैम, कॉलेज में नहीं करी थी, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे जिंदगी में यूपीएससी करना, ना मुझे पता था जिंदगी में कि मुझे कुछ पढ़ाना है, ठीक है। मैंने कॉलेज में क्या, मैं 5.7 मेरी सीजीपीए थी, जिस दिन मेरी नौकरी लगी उस दिन के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़े कि लग गई, थोड़ी सी रेट लगी थी बट ठीक है, पैकेज वगैरह सही था, 1.5 साल काम किया, उसके बाद लोग नए नए रास्ते चूज कर रहे थे, कोई जीमैट देना चाह रहा था, कोई जीआरई देना चाह रहा था, या फिर कोई। तो आपने कोचिंग ली थी अपने टाइम पे? मैंने कोचिंग ली थी मैम, ऑप्शनल की ली थी मैंने। ओके, और आप दिल्ली में ही रहते थे जब आपने तैयारी की? घर पे रहते थे या अलग से मैंने रहते थे? शुरुआत के 2 अटेम्प्ट्स घर पे रहा था, ठीक है, फिर पक गया था। फिर मैंने और मेरे एक दोस्त ने कहता है शिफ्ट मारा था यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो क्योंकि वो कैसी थी सर? वही वाली चीज जो आप बता रहे हो ना, गिल्ट, तो वो क्या है, मम्मी पापा कुछ कहते नहीं थे, पर मुझे लग रहा था, मतलब मुझे फील होता था कि यार मैं उस गिल्ट से एस्केप करने के लिए यहाँ ऑरेंज शिफ्ट हो गया था। मैंने कहा अब ये दीवारें मतलब सही नहीं जा रही अब की, मतलब कि ये मेरा प्रूफ ऑफ फेलियर है, तो मैं शिफ्ट कर गया था ऑरेंज। तो ऑरेंज की लाइफ कैसी थी आपकी? एस्पिरेंट्स जैसी थी? मैम थोड़े से मैच्योर एस्पिरेंट हो गए थे हम, तो मैं कहूँगा जैसे कॉलेज लाइफ थी, क्योंकि वो कॉलेज का ही था मेरा फ्रेंड, लकीली हम दोनों का ही हो गया, ठीक है, ही इज इनटू आईएफएस नाउ, ठीक है, मैं आईआरएस में गया था। बट हाँ मतलब कॉलेज टाइप थी, खूब मेहनत करते थे, फिर चाय पीने चले जाते थे, और फिर वापस आ गए, फिर इधर थोड़ी बहुत मटगस्ती कर ली, फिर वापस से पढ़ाई। सर ये बताओ, जब भी हम देखते हैं बाहर, दिल्ली से बाहर के जो बच्चे हैं, अलग अलग स्टेट्स के, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सबको लगता है कि दिल्ली आएंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। पेरेंट्स पैसे जोड़ रहे हैं या सपना देख रहे हैं कि हमारा बच्चा बस तैयारी ही कर ले, आईएएस बन जाए वो तो बात की बात है, तैयारी के लिए दिल्ली ही चला जाए। हम देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं कभी कभी एडमिशन्स लेने के लिए, तो कोचिंग आने के बाद भी बच्चे क्यों फेल करते हैं?
मैम क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो फेलियर्स तो पर होंगे ही। एक अच्छी कोचिंग का क्या रोल होना चाहिए? मैम अच्छी कोचिंग का रोल ये होना चाहिए कि एक छोटा सा एग्जांपल से ही बताऊंगा मैं कि मतलब मैं हमेशा वही कोशिश करता हूँ मतलब मुझे जब मैं आईआईटी प्रिपरेशन कर रहा था तो फ्रैंकली मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मेरा हो पाएगा। रैंक्स भी मेरी बहुत ज़्यादा ही पैथेटिक आ रही थी, मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती थी तो 20-20 हज़ार रैंक आ रही थी, मैं झूठ नहीं कह रहा। ठीक है, तो पर उसका एक टीचर मिले थे, उन्होंने इस तरीके से हर एक छोटे से छोटा स्टेप प्रॉब्लम का समझाया, मोमेंटम चैप्टर का फिजिक्स का, कि पहली बार मेरे अंदर विश्वास आया कि यार मुझे ना ये अगर ये समझ में आ सकता है ना, इसका मतलब मुझे फिर बाकी भी समझ में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक कोचिंग का सबसे बड़ा एक तो फियर को यूज मत करो उस तरीके से। जब आप क्लासरूम में हो, आप फियर के बेसिस पे, मतलब लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, कभी कभी हो सकता है यूज भी करना पड़े, बट आप उस बच्चे को नॉट थ्रू मोटिवेशनल टॉक बट थ्रू एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आप उसको ये विश्वास दिला पाओ कि यू कैन डू इट। बट जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे डिसाइड करूँ कि ए कोचिंग अच्छी है या बी कोचिंग अच्छी है? मैंने तो क्लास अटेंड की नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि क्लास का जी एक टेस्ट राइड मिलता है, वो तो होता नहीं कोचिंग्स में। मैम, जब मैंने आईआरएस की जॉब छोड़ी उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं नंबर 1 कोचिंग में ही पढ़ाऊंगा, तो अभी जहाँ पे मैं हूँ वो बेस्ट है। ज्यादा डायरेक्ट हो गए सर। नहीं मैम, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ वो उन मतलब चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस करे। ठीक है, क्योंकि तो आपकी क्रेडिबिलिटी, जैसे मैं बहुत टाइम से कोचिंग स्पेस को अवॉइड कर रही थी, उसका रीजन यही है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जहाँ भी जुड़ूं वहां पर जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर करें। ऑनलाइन में ना, मतलब फ्रैंकली मतलब मेरा परसेप्शन पहले यही था ऑनलाइन का कि यार पता नहीं सीरियसनेस नहीं है, ऐसी मतलब फील थी ओवरऑल कि हाँ, दिस इज नॉट। बहुत लोगों को फील है। ठीक है, स्टूडेंट्स को भी आप बोलो कि ऑनलाइन ले लो तो उन्हें लगता है ऑनलाइन क्या, ऑनलाइन तो मजा नहीं आएगा, क्लास में बैठ। और मैं नॉन सीरियस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाता। ठीक है, मैं इट्स नॉट गिमिक्स फॉर मी। ठीक है ना, तो अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है तो वहाँ पे मुझे वो चीज़ फील हुई, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट और वो चीज़ें जहाँ पे एक सीरियसनेस कि भाई है, तो वो चीज़ है। मतलब उन सब चीज़ों का एक्चुअली कोचिंग को ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो चीज़ दिल्ली में आके लोग मिस करते हैं, अगर थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन, रेगुलर कम्युनिकेशन, उन चीज़ों का जो गैप है वो फिल अगर कर दिया जाए। ठीक है, कितनी चीज़ की प्रॉब्लम होती है, हमें ये नहीं पता होता बेस्ट बुक्स कौन सी है, हमें ये नहीं पता होता कि जो कोचिंग एंड द बेस्ट टीचर्स हैं वो दिखते कैसे हैं, वो क्या बात करते हैं, जो ऑफलाइन में क्लास ले रहे होंगे उनका कैसा इनफैक्ट यही नहीं पता कि कौन अच्छा टीचर है कौन नहीं। हाँ अच्छे से मेरा मतलब है कोई आपको अच्छे से समझा रहा है, वो अच्छा टीचर इन जनरल हो सकता है, हाँ बट क्या वो आपकी सिलेक्शन में हेल्प करेगा, ये एग्जैक्टली एक अनदर क्वेश्चन है। अभी मतलब ये चीज़ मुझे सारथी की जेन्युइनली मतलब अच्छी बट है। आपके जैसे एजुकेटर्स जिन्होंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किया, जो खुद उस ग्राइंड से गए, 3 4 5 साल लगाए, तो आप लोग जब पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ अच्छा नहीं पढ़ा रहे, आप एक्चुअल में यूपीएससी सेंट्रिक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अच्छा पढ़ाना और अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिससे क्वालिफाई हो जाए, बिल्कुल उसको वो पढ़ाना, उसमें डिफरेंस है। बिल्कुल, एक्चुअली हमारे टाइम पे ऐसे ऑप्शंस थे नहीं मैम, तो अभी ये मतलब आज की जो जनरेशन लकी है काफ़ी केसेस ट्रू। में कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, हमारे पास मतलब ऑफलाइन जाना हाँ ही सर, था। पहले तो कोई सिलेक्टेड से मिल पाना भी इतना मुश्किल लगता था, अब एक सिलेक्टेड टीचर आपको पढ़ा रहा है, टेक मतलब भी नहीं थी मैम, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी थी। आज के टाइम पे तो काफ़ी, अब आज के टाइम में प्रॉब्लम हो गई एबंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन की, तो Right. अब आपको ये चाहिए कि कोई आपको मतलब ठीक से गाइड कर इन्फोडेमिक बोल रहे हैं उसको। हाँ मतलब होगा वो शायद से ना, पर ये चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, तो वो बट टॉकिंग अबाउट आईआरएस, द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग जिसके बारे में बच्चे आपसे बहुत जानना चाहते हैं, तो सर मुझे अपनी ट्रेनिंग का कोई ऐसा एस्पेक्ट बताइए जो आप शेयर करना चाहें स्टूडेंट से, जो उनको मोटिवेट करे या जो लोगों को नहीं पता है। ट्रेनिंग वाज वेरी अमेजिंग मैम। तो मतलब जैसा एक्सपीरियंस आपको सर्विसेज में मिल सकता है वैसा मतलब बाकी जगह नहीं मिल सकता। और उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि आपको भारत भ्रमण इसलिए कराया जा रहा है कि आपको टूरिज्म किया जा रहा है, क्योंकि योर डिपार्टमेंट हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद अदर सो मेनी कनेक्टेड डिपार्टमेंट्स, सो देयरफॉर यू गेट अ चांस टू विजिट देयर हेडक्वार्टर्स, जो कि पूरे भारत में अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं। प्लस आपको अपनी फ्यूचर सर्विस में भी उन अलग अलग जगहों पे पोस्ट होके काम करना हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसकी वजह से वो एक भारत भ्रमण जो है वो चीज़ होती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। ऐसी ऐसी जगहों पे हम लोग गए जहाँ पे गए थे मतलब शायद से नॉर्मली कोई
मतलब जाएगा नहीं। जैसे मतलब आईटीबीपी के साथ हमारी अटैचमेंट हुई, ठीक है, तो वेरी फार अवे प्लेसेस, रिमोट प्लेसेस, जाएगा नहीं और जा सकता भी नहीं, एक्सेस तो भी नहीं है। वो उस तरीके से, क्योंकि कस्टम्स प्रिवेंटिव में अगर आप हो सकता है आपको कोऑर्डिनेट करना पड़े, और थोड़ा बहुत आपकी पोस्टिंग इस टाइप की जगह पे भी थोड़ी बहुत कभी कभी कुछ केसेस में हो सकती है, हार्ड पोस्टिंग्स हो सकती हैं आपकी। तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। फिर मिलिट्री ट्रेनिंग हुई थी हमारी, ऑल्दो 1 महीने की थी, मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग कह लो। जिसमें सब लोग गंजे हो जाते हैं, दे हैव टू शेव देयर हेड हाँ, कंपल्सरीली, मेन स्पेशली। गंजे भी जाते हैं, पतले भी हो जाते हैं 1 महीने। मतलब इट्स ओनली फॉर मेन हु हैव टू, लड़कियों का नहीं, हाँ, मेन हैव टू शेव। वो तो बिल्कुल। और मतलब बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब द बेस्ट ऑफ, मतलब जो वेपन्स हैं, ठीक है, तो उनको चलाना, उनको क्लीन करना, एंड इट्स नॉट कि शोशाबाजी हो रही है, बहुत हार्ड होती है ट्रेनिंग। आपको अपने वेपन्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट करना होता है, एक रूटीन होता है, एक रेजिमेंट होता है, ठीक है। अब आपके जो उस्ताद होते हैं आपसे रैंक में तो वो छोटे हैं, पर आप बिल्कुल उनको अपना मतलब गुरु मान के आप चलते हैं। दे कैन डांटोफाई यू ऑल्सो, सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा, लाइक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। एंड पहली बार ये रियलाइज हुआ कि 3 या 4 घंटे सो के भी आप फुली एक्टिव रह सकते हो। सर, हम अभी एक पैटर्न देख रहे हैं स्पेशली इंटरव्यू कैंडिडेट्स के बीच में, कि आईआरएस आईटी को प्रेफरेंस कम दे रहे हैं लोग, ऐसा क्यों हो रहा है? मैम, मैंने अपने टाइम में कस्टम्स को ऊपर दी थी प्रेफरेंस, और आईटी को नीचे दी थी। मैंने लॉजिक फॉलो किया था। मेरा लॉजिक सिंपल था कि मुझे डेस्क जॉब नहीं करनी है, ठीक है। आई वांट सम फील्ड एक्सपोजर। बट जैसे अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज को भी लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर आईटी, तो ऐसा क्यों? मैम, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में प्रमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है। तो आप कभी भी देखना कि जो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे एम्पैनलमेंट्स होती हैं, तो उसमें IAAS की ठीक ठाक मतलब एक स्ट्रेंथ ऑफ ऑफिसर्स रहती है, क्योंकि उन्होंने अपना कार्डर बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है टाइमली, ठीक है। तो वो एक मतलब रीज़न हो सकता है। बाकी IRS IT इट्स अ गुड प्रोफाइल। फेसलेस असेसमेंट आया है, जिसकी वजह से वो डेस्क जॉब वाला एक थोड़ा सा ज़्यादा कंपोनेंट बढ़ गया है, जहाँ पे यू एंड योर कंप्यूटर, बट दैट्स द नेचर ऑफ द जॉब। आप टेक्नोलॉजी से कुछ वो नहीं कर सकते। कस्टम्स में भी आए, बट कस्टम्स में अभी भी फील्ड पोस्टिंग्स काफ़ी हैं, ठीक है। कस्टम्स प्रिवेंटिव है, बाकी चीज़ें हैं, डाइवर्सिटी बहुत है कस्टम्स में। आप एयरपोर्ट पे पोस्ट हो सकते हो, आप सी पोर्ट्स हाँ, तस्करी सब लोगों ने देखी है, तो अब लोगों को पता है कि एयरपोर्ट पे रेवेन्यू सर्विसेज वाले लोग क्या करते हैं। अच्छा, तो मेरी पेंडिंग है, देखी मेरे को, ठीक है। यूजुअली नहीं, आपने रियल लाइफ में देखी है ना सर, तो आप मूवी आपके लिए नहीं है। तो बहुत डाइवर्स सर्विस है। लोगों को पता नहीं है कि नारकोटिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कस्टम्स, ठीक है। तो नीमच जैसे जगह पे आप पोस्ट हो रहे हो, क्योंकि जो कल्टीवेशन ऑफ ओपीएम है, जहाँ पे सिर्फ जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके पास ही वो जा सकता है एज अ इनपुट। तो उसका इंचार्ज भी कहते हैं, मतलब वो IRS कस्टम्स के साथ ही, मतलब वो नारकोटिक्स जुड़ा हुआ है, तो हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे भी पोस्ट हो सकते हैं। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से बोलूँ तो मतलब आई वुड से दैट आफ्टर IAS इट्स द सेकंड मोस्ट डाइवर्सिटी प्रोवाइडिंग सर्विस IRS कस्टम्स, तो वो है। तो हो सकता है ये भी एक रीजन होगा आईटी की तरफ से। सर, जब भी प्रिपरेशन की बात की जाती है तो अक्सर स्टूडेंट्स को बोला जाता है कंसिस्टेंसी रखो, कंसिस्टेंसी रखो। क्या इंपॉर्टेंस है कंसिस्टेंसी की? कंसिस्टेंसी में मैम थोड़ा सा बंदे को ये पता चल जाता है कि यार मेरी प्रोग्रेस, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रीम्स है ना, टोटल 21 सब्जेक्ट हैं, 21 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे मेंटेन, तो आपको ये पता ही नहीं, आपको खुद भी ये नहीं पता होगा कि उन 21 सब्जेक्ट्स में मेरी प्रोग्रेस लेवल्स क्या हैं, मेरे लैक्यूनास क्या हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो इट्स अ मैराथन, यूपीएससी एग्जाम एक मैराथन बन जाता है। तो वो थोड़ा सा जरूरी होता है, नहीं तो आपको लगेगा कि पता नहीं कब क्या हो रहा है मेरे साथ, आइडिया नहीं। हार्वर्ड की एक स्टडी है जो कहती है कि टैलेंट जो है वो शॉर्ट टर्म सक्सेस आपको दिला सकता है, और मैक्सिमम ड्रॉप आउट जो लोग करते हैं सक्सेसफुल होने से पहले, वो टैलेंटेड लोग होते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाती है। उसका रीजन ये है कि कंसिस्टेंसी इमोशनल रेगुलेशन लाती है। अगर आप रोज पढ़ रहे हो, जैसे मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि एक कैंडिडेट हैं जो टॉपर रहे हैं, और मैं उनसे जब पूछती थी कि तुम्हें डर नहीं लगता, तो वो बोलते थे कि मैं रोज पढ़ाई कर रहा होता हूँ, डरने का टाइम ही नहीं होता। तो कंसिस्टेंसी आपको इमोशनल रेगुलेशन देती है, जो आपको, जैसे कि आपने कहा कि मैराथन है यूपीएससी की प्रिपरेशन, उसमें हेल्प कर। एक्चुअली आपका डर भी कम हो जाता है ना, क्योंकि तब फिर आप ये सोच लगते हो कि यार ये इन्फ्लेशन से, ये लिक्विडिटी पे कैसे फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, आपका दिमाग वहाँ डाइवर्ट हो जाते हो आप, और पॉजिटिवली ही डाइवर्ट हो रहे हो, मतलब कि उस एंग्जाइटी से डाइवर्ट हो रहे हो। तो जितना आप कहते हैं ट्रेन 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 एंड ट्रेन वेरी वेरी हार्ड सो दैट यू डोंट हैव एनी टाइम फॉर एंग्जाइटी, तो इट्स वो होना ही। सो टेल मी अबाउट द टफेस्ट डे एट जॉब इन योर लाइफ,
when you were in IRS? टफेस्ट डे, एक्चुअली मैम टफेस्ट डेज बेस्ट डेज हो जाते हैं क्योंकि बाद में आप अपनी मेहनत ही याद करते हो। तो यूजुअली बजट डेज आर वेरी टफ डेज फॉर IRS ऑफिसर्स। तो मैं नॉर्थ ब्लॉक में पोस्टेड था, तो एक ही नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक क्या है सर, ये भी बच्चों को बताइए, इन बच्चों को नहीं पता है क्या होता है नॉर्थ ब्लॉक, क्या होता है साउथ ब्लॉक। मैम साउथ ब्लॉक में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, राइट, PMO, राइट, तो इस तरीके से मतलब होते थे पुराने उसमें। और MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बाकी वो नॉर्थ ब्लॉक में। तो जब ऑफिसर्स डेपुटेशन पे जाते हैं तो उनका ऑफिस, उनका कार्यालय फिर वो नॉर्थ ब्लॉक या फिर साउथ ब्लॉक वो हो जाता और मिनिस्टर्स भी होते हैं इन ब्लॉक्स में। है। हाँ, निर्मला सीतारमन जी मेरे रूम के ऊपर वाले रूम में होती थी, तो हाँ मिनिस्टर्स भी होते हैं उसमें। ठीक है सर, आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो, क्या आप एक कैंडिडेट को ओवर टाइम देख के बता सकते हो कि ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन कभी नहीं होगा? वो 3 क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मैम एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमेशा फियर में रहना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हमेशा दूसरे लोगों को कॉपी करना, कि मैं इसको कॉपी कर लूँ, इसको कॉपी कर लूँ, हमेशा कंपैरिजन मोड में रहना rather than comparing you with yourself। आप हमेशा दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हो, तो जो लोग कहते हैं डर लग रहा है, इट्स अ रेड फ्लैग। डर लगना चाहिए, बट यू शुड बी मतलब डिटरमाइंड टू आइडेंटिफाई कि डर क्यों लग रहा है, और वो फिर एक शांति में, बजाय कि हम इधर उधर अपने आप को कंपेयर करें, उस एंग्जाइटी से ओवरवेलम हो जाए, हम आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब कैसे फाइट मारे। और मैम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये रहेगा, जो एक नॉन सीरियसनेस, जो कैजुअलनेस होती है, तो वो चीज अगर होगी और तो फिर प्रॉब्लम। कॉलेज के बच्चों को अगर तैयारी करनी है, मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हूँ, नई DO आई हूँ और मुझे पता है कि मुझे सिविल सर्विसेज देना है, तो मेरी क्या 3 प्रायोरिटीज होनी चाहिए? मैम फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आपको अपना कर्म अच्छे से करना चाहिए। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि अपने कॉलेज, पर अक्सर बच्चे क्लासेस मिस कर देते हैं क्योंकि वो कोचिंग आ रहे हैं या मार्क्स इंश्योर करें फिर, ठीक है, फिर आप किसी तरीके से अपने फ्रेंड से क्लास के नोट्स लेके, मतलब अल्टीमेटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन योर यू आर नेग्लेक्टिंग योर कॉलेज टोटली, क्योंकि वो चीज़ ठीक नहीं है ना। तो आप अपने कोशिश करें कि आपने उसमें अपना समय दिया, उसमें आपके पेरेंट्स ने पैसे दिए, तो उसमें अगर आपको कुछ अच्छे मार्क्स वगैरह आ सकते हैं, अच्छी डिग्री वगैरह से, तो वो चीज़ अच्छी है। तो पहली चीज़ तो ये कहूँगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि अपना शुरुआत के 1-2 साल में अपना न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट थोड़ा सा स्टार्ट कर दें, और साथ ही साथ कहते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। फिर सर अक्सर बच्चे बोलते हैं कि मंथली मैगजीन्स आती हैं, शॉर्टकट तो मिल ही जाता है, क्यों पढ़ना है न्यूज़पेपर? आप प्लीज समझाइए कि न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है। न्यूज़पेपर से मैम एक तो 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट पता चलता है, ठीक है ना, कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। तो कई बार वो चीज़ें जो हमारे नोट्स में नहीं आएंगी, हमारे शॉर्ट नोट्स में नहीं आएंगी, वो चीज़ें तब भी इंपॉर्टेंट होती है कि वो मेरे को कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, ठीक है ना। एंड ये साइकोलॉजी में वेल प्रूवन है कि जो कॉन्टेक्स्ट है, इट एक्ट्स एज अ लाइक अ मेमोरी हुक, राइट, एज अ मेमोरी एंकर। तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा फियर निकल जाता है, एक फियर ऑफ अननोन होता है ना, कि यार मैंने तो सिर्फ समरीज ही पढ़ी है, मैंने तो कभी डिटेल में कोई चीज़ जानी ही नहीं। तो जब बंदा ओरिजिनल न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको ये पता होता है कि यार मैंने तो पढ़ा है अच्छे से, ऐसे कैसे कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ द बुक आ जाए, बंदा रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हो। तीसरा फायदा मैम ये बेसिकली होता है कि यू लर्न द आर्ट ऑफ समराइजेशन, ठीक है, जो कि आपको अपने आंसर राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। और चौथी चीज़ ये होती है कि एवरी एडिटोरियल इज काइंड ऑफ लाइक अ मिनी एसे, सो देयरफॉर एवरी डे यू आर रीडिंग दोज 4 एसेस। तो कहीं ना कहीं अननोइंगली भी आप क्या कहते हैं, सबकॉन्शियसली एक एसे के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो जब आपका असलियत में एसे को प्रिपेयर करने का टाइम आता है, आप उतने एंग्जाइटी में नहीं होते। आप हरियाणा से हैं सर? मैं मिक्स है, दिल्ली हरियाणा। और आपके रूट्स हरियाणा में भी? जी जी हाँ जी। हरियाणा ने देश को रेसलर्स दिए, बहुत सारे ओलंपिक्स में मेडल्स जितवाए। अब ऐसा एक पैटर्न देखा जा रहा है कि हरियाणा देश को सिविल सर्वेंट्स भी दे रहा है जी। बहुत सारे बच्चों का जो हरियाणा से आते हैं सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो रहा है। क्या रीजन है सर इसका? एक तो ब्रॉड रीजन ये है मैम कि एज आर इकोनॉमी शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी टुवर्ड्स सर्विस सेक्टर, टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ऑटोमेटिकली फिर वो ना ही सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स बट इवन एक कहते हैं प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में भी मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज आर गेटिंग क्रिएटेड। तो फिर लोग अब एग्रीकल्चर सेक्टर से अपनी एस्पिरेशंस जो है फार्म सेक्टर में ना बना के
दूसरी साइड बना रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे साइज ऑफ फार्म होल्डिंग, लैंड होल्डिंग जो है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि वहाँ पे आप एग्रीरियन कैपिटलिस्ट बन सकें। तो इट्स एस्पिरेशनल नेशन मैम नाउ, तो इसलिए एक शिफ्ट आ रहा है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरा, सिलेक्शन हो भी रहा है हरियाणा के बच्चों हाँ मैम, तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस वो भी बढ़ी है, क्योंकि अब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, आप दूसरे सेक्टर्स में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। तो पेरेंट्स भी काफ़ी कॉन्शियस धीरे धीरे हुए हैं ओवर पीरियड ऑफ डेकेड्स कि वो एक एजुकेशन का कल्चर आ रहा है, ठीक है। अवेयरनेस के पीछे सोशल मीडिया भी एक कारण है, सक्सेस स्टोरीज जब आती हैं तो वो भी कारण है। और लोग कहते हैं, जब मेरा खुद सिलेक्शन हुआ था तो लोग भी काफ़ी जुड़े, और हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह भी किए रूरल और एरियाज हरियाणवी में। लोग मेहनती भी तो होते हैं सर, आदत होती है मेहनत हाँ करने जी, की, तो लगता है जिस चीज में लगा दो कर ही लेंगे फिर। सारी मेहनती होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट बात बेसिकली ये है कि बट मतलब इच्छा बहुत ज़्यादा है। तो 2-3 जगहों पे मतलब ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह पे जब भी एस्पिरेंट्स सिलेक्शन हुआ हरियाणा के रीजन से, तो लोगों को बुला के और एक कम्युनिकेशन हुआ कम्युनिटी के साथ। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी श्रेय जाता है कि वो भी फिर कहते हैं एस्पिरेंट्स को सम्मानित करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको एक रोल मॉडल बनाए हैं, उनको एक स्टेज देके। तो एक उस तरीके से मतलब ये सब चीज़ें बेटर हो रही हैं, तो अवेयरनेस बढ़ी है, और एक सक्सेस होती है तो ये विश्वास आता है कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि एक टाइम पर हिस्टोरिकली भी ऐसे एसोसिएट किया जाता था ना कि हरियाणा पंजाब के लोग जो हैं फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उनके पास और मेंटल एक्यूमेन या इंटेलिजेंस नहीं होती, बट आई थिंक उस चीज को डिफाई कर रहा है ये वाला पैटर्न। वो तो स्टीरियोटाइप है मैम, वो तो अंग्रेजों ने भी कहा था, वो पील कमीशन ने कहा था, उसने कहा था कि मार्शल रेसेस शुड बी, उसने बताओ सर इसके बारे में थोड़ा। उसने कुछ कुछ जो है रेसेस को या कुछ मतलब कास्ट को, सब सेक्शंस को मार्शल रेस बता दिया था, ठीक है। तो ये था कि यार इन लोगों को ज़्यादा रिक्रूट करो, ये लोग बहुत फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, बहुत करेजियस होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, बट एट द सेम टाइम दिमाग से उतने शार्प नहीं होते, ऑर्डर्स फॉलो कर लेंगे पर अपना दिमाग कैनॉट बी लीडर्स, कैनॉट बी राइट। लीडर्स। तो वो तो खैर जब आज़ाद हिंद फौज हुई तभी डिफाई हो गया था, ठीक है। तो कैप्टन मोहन सिंह जो आईएनए के पहले कमांडर थे, तो वो भी तो उन्हीं फिर सो कॉल्ड सपोज्ड मार्शल रेसेस में थे। तो इंडियन सिस्टम तो मैम सिंपल सिस्टम पर है। ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब इंडियन सिस्टम, ये मार्शल रेस उनका कॉन्सेप्ट है मैम। इंडियन सिस्टम में कोई भी व्यक्ति, जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय पे क्या था, नॉन मार्शल रेसेस ने ही सबसे बड़ा बलिदान दिया था देश के लिए। तो ये उनका कंस्ट्रक्ट बाय ब्रिटिश colonial construct है, ठीक है। एंड इट हैज बीन प्रूवन, दोज हु वर सपोजिडली मार्शल रेसेस दे हैव प्रूवन देयर लीडरशिप क्रेडेंशियल्स, एंड जो लोग सपोजिडली मार्शल रेस नहीं थे उन्होंने अपना वैलर का क्रेडेंशियल दे चुके हैं वो हिस्ट्री में। तो ये स्टीरियोटाइप्स है, और ये है कि जैसे जैसे एजुकेशन और इकोनॉमी ये चीज़ें चेंज हो रही हैं तो आपको मिलेंगे, आपको हर जगह से मिलेंगे स्टीरियोटाइप्स। तो पहले बीमारू स्टेट्स का स्टीरियोटाइप्स होता था, है ना। तो आप देखिए कि उनमें से कितने सारे स्टेट्स जो हैं वो बहुत अच्छा डिफाई कर दिया वो उस कॉन्सेप्ट को। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ होता था, हिंदू रेट ठीक ऑफ है। ग्रोथ होता था। तो अब देखिए कि किस तरीके से 1991 में एलपीजी आया तो फिर वही कंट्री कितना अच्छा कर रही है, ठीक है ना। इस तरीके से वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ मतलब एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप उन्होंने क्रिएट कर दिया था वेस्टर्नर्स ने। तो ये स्टीरियोटाइप्स। जब भी हिस्ट्री की बात होती है सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इट्स हिज स्टोरी, मतलब बिकॉज मेल पर्सपेक्टिव ज्यादा है हिस्ट्री में और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव कम है। आप एग्री करते हो इससे? मैम थोड़ा सा तो एग्री करता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी अनसंग फीमेल हीरोज हैं, ठीक है। प्रीतिलता वाडेदार, ठीक है, शहीद थी। रानी झांसी रेजिमेंट में हम एक दो का ही नाम जानते हैं, बाकियों का नाम नहीं जानते। क्लास में बच्चे कई बार सरप्राइज से होते हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने कहा एक बात बताओ, अंग्रेजों की सेना में फीमेल्स तो नहीं थी, तो जो पीओडब्ल्यूज थे वो भी फिर फीमेल्स नहीं होंगे। तो ये रानी झांसी रेजिमेंट के अंदर जो फीमेल्स थी वो थी कौन? और मैं सिंपल सी बात है, जब मैं उनको बताता हूँ ये एनआरआईज थी, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की, तो वो सरप्राइज फील करते हैं। बताइए सर, आई थिंक ऑडियंस को इंटरेस्ट आएगा बहुत। मैम एनआरआई कम्युनिटी थी, इंडियन डायस्पोरा था, जिसने क्या कहते हैं अपने बच्चे कंट्रीब्यूट किए, अपनी बेटियों को भेजा, और बिल्कुल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पर्सनालिटी इतनी कैरिज्मेटिक थी, इतना वो पेट्रियोटिज्म अराउज किया उन्होंने साउथ ईस्ट एशियन कम्युनिटी में, एनआरआई कम्युनिटी में, कि हाँ रानी झांसी रेजिमेंट में सब जो लेडीज होंगी, ठीक है, वो एनआरआई ही होंगी, क्योंकि भारतीय सेना में तो लड़कियां थी नहीं उस समय। हाल ही में यूपीएससी ने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा रिफॉर्म है कि जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लिमिट कर देना, या उनको अगर एक स्पेसिफिक सर्विस मिल गई है तो वो
दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते. As an ex-IRS and somebody who sees future officers so closely, how do you see this change? बहुत सही चीज है मैम. आई वॉज अ वेरी प्राउड IRS ऑफिसर. ठीक है, मेरा 4th कहते प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, मेंस देने नहीं गया था. मेरा एटीट्यूड सिंपल ये था कि यार टॉप 3 सर्विसेज में एक सर्विस मिली है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो मेहनत ऐसे भी करके होंगे पूरा कर जिनको लेंगे. नीचे की सर्विसेज कोई मिलेंगी या लिस्ट में जो नीचे है सर्विसेज या पोस्टल सर्विस मिलेगी. मैम ठीक है, मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ, ठीक है, तो वो वाली भी सर्विसेज भी उस तरीके से इंक्लूड हो जाती हैं. तो उसमें क्या है कि आप प्राइड खत्म कर देते हो जब आपके सारे सारे बैचमेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, एक और दोबारा हिस्से में, exam तो आपको वो कहते हैं, ये रियलाइज कहने की कराते हैं कि मतलब दिस इज नॉट बेटर. तो मतलब ठीक है. गानिब्स में मैं किसी को जानती हूँ तो मुझे बता रहे थे कि हमारे बैच में 90% लोग दोबारा एग्जाम दे रहे हैं. ठीक है, दे लीजिए, तो पर ट्रेनिंग का माहौल ना खराब कीजिए. तो अब बड़ी अच्छी चीज हुई है कि आपको EOL लेना ही पड़ेगा. ठीक है, काफी सर्विसेज में ऐसे आ गया है कि आप EOL लें, सरकार के रिसोर्सेज आप वेस्ट ना करें, और आपको सर्विस चेंज करनी है तो आप सर्विस की प्राइड ना कम करें, अपने घर जाएं, पढ़ाई करें. ठीक. और वो भी अच्छी बात है कि एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट के आसपास में ओवरऑल मिल पाएंगे. अगर EOL में नहीं, EOL अगर कंपलसरी वाला ट्रेनिंग के साथ में अटेम्प्ट नहीं दिया जाए तो मोटा मोटी रहेगा कि एक अटेम्प्ट आपको और मिलेगा. तो ठीक है मैम, लाइफ शुड मूव अहेड. इस तरीके से एक बैरियर भी खत्म होना चाहिए. एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स. ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर सर्विस का दायित्व है या एक ही पर्टिकुलर सर्विस के लोग मेहनत करते हैं. बहुत मेहनत करते हैं, बल्कि नॉन IAS सर्विसेज को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, टू गेट द सेम सर आपको किस तरह के स्टूडेंट्स पसंद है आपकी क्लास में? मतलब फेवरेट स्टूडेंट बनना हो किसी को तो कैसे बन सकता है? मेरा कोई फेवरेट नहीं है. मैं बैक बेंचर, वो ऐसा बैक बेंचर जो मेरी क्लास में फ्रंट बेंच पे बैठना स्टार्ट कर दे. ठीक है, वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट हो गया, क्योंकि तो उसका एज अ टीचर आप अपनी सक्सेस इसमें देखते हैं. हाँ, उसका ड्रीम नहीं तोड़ना चाहता ना मैं, तो मैं उस पर ध्यान ज़्यादा कोशिश करूँगा कि उसको आ रहा है ना समझ में, क्योंकि कभी मैं वो था. ठीक है, और मेरे टीचर ने वैसे नहीं बिहेव किया था. तो मतलब वो जब बैक बेंचर कोई फ्रंट बेंचर बनने की मतलब करेज दिखाता है तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ों के विपरीत लड़ रहा होता है, लड़ रही होती है. तो वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स होंगे. सर एक टेंडेंसी और है, लोग ना कोचिंग को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे कोचिंग इंडस्ट्री, कोचिंग क्यों लेनी है. स्पेशली मैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन से आती हूँ तो मैंने देखा है कोचिंग को लेकर बहुत नेगेटिव कंस्ट्रक्ट है. बट कोचिंग एक बहुत बड़ा गैप फिल कर रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में. तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि मतलब जो कोचिंग स्पेस है उसकी जो नेगेटिव इमेज है that has changed, that has evolved due to social media, या तैयारी में बदलाव आ गया है सोशल मीडिया की वजह से, तो उससे कोचिंग की इमेज भी इम्पैक्ट हुई है. हाउ डू यू सी इट? मैम एक्चुअली वो सोशल मीडिया नैरेटिव्स हैं. बाकी फ्रैंकली कोचिंग की इमेज मेरे हिसाब से तो अच्छी ही होनी चाहिए. अगर कोई गैप फिल कर रहा है कोई एंटिटी, तो वो इमेज तो मतलब रियलिटी तो अच्छी है. डिलीवर कर रहा है, मतलब वो सिर्फ स्टूडेंट्स को फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं कर रहा. अगर वो डिलीवर कर रहा है जी तो बिल्कुल. तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे से मेहनत करते हैं, जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो मतलब अपना दी बेस्ट देते हैं, तो स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी पॉजिटिव उनका रहता है. तो वो सेक्टर वाइज और कभी कभी कुछ दुखद हादसे भी पीछे हो गए, जिसकी वजह से क्या कहते हैं मतलब एक वो इमेज पे एक बात आई. तो वो रीजन मतलब मैं कहूँ. सर दे ऑफन से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और अभी जो ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है हिस्ट्री रिपीट कर रही है खुद को? क्या हो रहा है? क्या हिस्ट्री रिपीट करेगी खुद को? मैम ट्रम्प के आने की वजह से मैं तो बहुत खुश हूँ. क्या बात है. हाँ, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं हूँ स्टूडेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री किताब पढ़ते हैं उसमें जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, थोड़ा सा कुछ कमीनापन, ठीक है ना, ऐसा रियल एक वो चीजें श्रूड गेम्स, वो हम पढ़ते हैं जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं कि किस तरीके से पावर प्ले हो रहा है. ठीक है, ये 1991 में USSR के जाने के बाद जब से मोनोपोली आई थी ना सुपर पावर की, उसके बाद बड़ी अच्छी अच्छी बातें लगी थी. एनवायरमेंट, हाँ, ethics, right? Only human rights matter, nothing else matter. Global world. Now we're talking about real things, economy, real things in the sense कि it was actually a camouflage. ठीक है, तो सुपर पावर अपनी लेजिटिमेसी बढ़ा रहा था. ठीक है, और जैसे ही उसकी सुपर पावर की सत्ता अब जाने लगी, ठीक है, तो अब एंजाइटी है, and no super power wants to leave its place.
ठीक, तो वो पावर स्ट्रगल वापस से, इनफैक्ट मैं ट्रम्प के होने को इस तरीके से देखता हूँ कि अब यूएस के पास एज इफ टाइम नहीं है उस कैमोफ्लाज को क्रिएट करने का, ठीक है ना, वो अच्छी अच्छी बातें करने का, एज इफ देयर इज अ सेंस ऑफ हरी कि अगर अभी हमने कुछ नहीं किया तो फिर वो हम नंबर 1 पोजीशन से डाउन चले जाएंगे। तो वो नकाब एक तरीके से मेरे हिसाब से हट गया है और वो अब चीज़ें बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसी पहले भी होती थी, बट पहले एक फसाड होता था, वो फसाड बस नकाब हटा है ट्रम्प के आने से। मेरे हिसाब से जो लार्जर वे जिस तरीके से सुपर पावर पॉलिटिक्स होती है, मुझे नहीं लगा कुछ भी चेंज हुआ है। बस ये है कि अब वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही हैं और फसाड नहीं है, ऑथेंटिसिटी ज्यादा है और अब फेक इसलिए हम लोग बड़े सरप्राइज और शॉक्ड फील करते हैं यार कि ऐसे कोई क्या कर सकता है, वो रॉनेस आ गई है। रॉनेस। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री नाउ आई एम एबल टू बेटर कनेक्ट कि अच्छा जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में वैसे होता था, देखो ऐसे ऐसे ये पैटर्न्स, क्योंकि बीच में वो कैमोफ्लाज नहीं है। तो मैं पर्सनली आप सोशल मीडिया यूज करते हो? हाँ मैम। कितना टाइम स्पेंड करते हो सर? मैम सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट करने के लिए यूज करता हूँ। अच्छा, कंज्यूम करने के लिए नहीं करते? कंज्यूम करने के लिए, ताकि मैं स्टूडेंट्स के आंसर्स दे पाऊँ उनकी क्वेरीज के, तो सारा टाइम एक्चुअली वहीं पे ही चला जाता है। स्टूडेंट्स को कितना यूज करना चाहिए सोशल मीडिया? मैम बिल्कुल जीरो तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि क्या है कि आप वो नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा रेगुलेशन मोड में आप रखें अपने आप को तो ठीक रहता है। टोटल कट ऑफ भी ठीक नहीं रहता है। आप ऐसे चैनल्स पे जाएं यूट्यूब पे जो आपके गोल के लिए अच्छे हैं, आप ऐसे चैनल्स पे जाएं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जो कि आपके गोल के लिए हैं। ऐसे ग्रुप्स का पार्ट बने जहाँ पे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, तो ठीक है, हम उस टेक्नोलॉजी को एक बून भी बना सकते हैं। जैसे लोग ब्लूम स्क्रॉलिंग बोलते हैं, ऐसे हम प्रेप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। हाँ, इस टाइप की ही इकोसिस्टम अपने फोन में रखो जो आपकी प्रेप से रिलेटेड है, ठीक है। आप लाइक ही इस टाइप की वीडियोस को करो, रील्स को करो जो आपकी प्रेप से रिलेटेड है, तो फिर उनका एल्गो है वो उस टाइप की चीजें आपको देगा। तो आप ऐसे एक मध्य मार्ग आप निकालिए। आपका क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन मैम यही था, आपने वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, एंड कहते हैं मेरी एक क्लास है तो एक क्वेश्चन कहते हैं, मतलब मैं आपसे मुश्किल तो नहीं है सर ज्यादा? मैम आपके लिए कुछ भी क्या मुश्किल है। तो मैम आप ही बताइए, आप जैसे इंटरव्यू काउंसलिंग करती हैं, तो क्या ऐसा की ट्रेट है जो कि कल्टीवेट किया जा सके या फिर उसको और शार्पन किया जा सके, विच बिकम्स लाइक दी वेरी क्रूशल थिंग कि यार इंटरव्यू में मतलब चीजें बढ़िया हो जाए? अगर इस एक ट्रेट की बात करनी होगी तो वो होगा द एबिलिटी टू बाउंस बैक व्हेन यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। इंटरव्यू में क्या होता है, ये एक प्रेशर जोन होता है, 5 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, आप पर निगाहें हैं, आपको एक सवाल नहीं आया, दूसरा नहीं आया, आप खुद को इतना जज कर लेते हैं कि आप उसके बाद बाउंस बैक ही नहीं कर पाते हैं और आप पूरा इंटरव्यू खराब कर देते हैं। ये इस्टेब्लिश्ड है। अगर आज मैं भी इंटरव्यू देने जाऊंगी, आप सिलेक्टेड हैं, आप भी इंटरव्यू देने जाएंगे, पॉसिबल है कि आपको 20% 30% सवाल नहीं आते हो, पर अगर आप वो बाकी 70-80% पर भी बाउंस बैक नहीं किए तो आपका इंटरव्यू पूरा टैंक हो जाएगा। इसीलिए दिस एबिलिटी टू बाउंस बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सर ऑफ कोर्स आर्टिकुलेशन जरूरी है। आपने क्या पढ़ा, आप क्या जानते हो, अगर आप बता ही नहीं पा रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आर्टिकुलेशन भी ऐसा नहीं कि वर्बोस होना चाहिए, हैवी वोकैबुलरी होनी चाहिए। अगेन सिंपल वर्ड्स, जितना सिंपल तरीके से आप बात करोगे वो सिंप्लिसिटी आपकी लैंग्वेज पर्सनालिटी में दिखेगी, उससे आप इम्प्रेस कर सकते हो किसी को भी। सिर्फ इंटरव्यू बोर्ड को ही, आप डेट पे भी किसी को इम्प्रेस कर सकते हो। आप किसी रिलेटिव से मिल रहे हो, आप किसी का हाथ मांगने जा रहे हो, उसके फादर से मिल रहे हो, तो वो जो आपका कम्युनिकेशन है उसमें जितनी सिंप्लिसिटी रहेगी और जितनी आसानी से आप अपनी बात को समझा पाओगे, जितने संक्षेप में समझा पाओगे, मुझे लगता है वो आपकी इंटरव्यू के स्कोर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। उसके लिए हमें छोटी छोटी बातों के छोटे छोटे वॉइस के आंसर पता होने चाहिए। बिल्कुल। और उसके अलावा सर जो मैंने कहा कि स्पेशली यूपीएससी इंटरव्यू, यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट में कीवर्ड्स आपको अगर डिसिप्लिन के पता है तो भले आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं भी है, आप उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते, पर अगर आपने सामने वाले को वो 3-4 कीवर्ड्स बोल दिए तो आपकी बात कम्युनिकेट हो गई। और बाकी जनरल लाइफ में हाँ, जेन्युइन क्यूरियोसिटी, और आई ऑफन से कि पर्सनालिटी इज नॉट बिल्ड ओवर अ नाइट, जैसे बोलते हैं ना, रोम इज नॉट बिल्ड ओवर अ नाइट। तो पर्सनालिटी इज समथिंग विच यू इंकलकेट इवेंचुअली। आपकी मेरी, हम सबकी अभी भी फॉर्म हो रही है, हम भी उसकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सीखते ही रहते हैं। लेकिन एक बेसिक जो फाउंडेशन है, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स जो लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपने बताया छोटे छोटे वाइज को आइडेंटिफाई करें और अपनी बात रख पाएं। बहुत सारे लोगों को बहुत बातें पता पर रख ही नहीं पा रहे, तो वो एक एबिलिटी डेवलप करना, वो स्किल सेट डेवलप करना। कल परसों मैं इंटरव्यू देख रही थी निखिल कमात का, तो उन्होंने कहा
कि कम्युनिकेशन आने वाले टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होगा। अब सर कम्युनिकेशन को एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। एआई आपको बता देगा कि आप क्या बोलिए, किस तरह से बोलिए, ट्रेन कर देगा, वर्ड्स दे देगा, आंसर दे देगा जिसको आप रट सकते हैं, पर इन दिन बोलना तो आपको ही है। जी, तो वो मुझे लगता है एक एबिलिटी है जो सबको डेवलप करनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम। आई होप आप सबको बहुत मज़ा आया हो, आपने बहुत सीखा हो हमारी इस कॉन्वर्सेशन से। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भेजिए ये उन सारे एस्पिरेंट्स को जिनको सर से मिलना था, जिनको जानना है कैसी होती है एक IRS की लाइफ, जिनको जानना है हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें, जिनको जानना है कोचिंग कैसे डिसाइड करें। अगर ये सारे कंसर्न्स हैं आपके भी, तो ये वीडियो आपके लिए था। शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल बिकॉज वी प्रॉमिस टू ब्रिंग यू मोर सच कंटेंट। थैंक यू।